नमस्कार, आप सभी का स्वागत न्यूज नाइट में। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। न्यूज नाइट में आज खास तौर से बात करेंगे दिन भर की उन बड़ी खबरों की जिनमें क्या कुछ खास रहा, वो विश्लेषण आपको बताएंगे। खास तौर से बात होगी पूर्वोत्तर भारत की, किस तरीके से वहां पर विकास को प्राथमिकता दी जा रही है। वो पूर्वोत्तर भारत जो कि अभिन्न अंग है भारत का, कैसे वहां पर जो विकास है वो रफ्तार बढ़ता हुआ नजर आता है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। साथ ही बात करेंगे देश में खासतौर से अगर बात की जाए तेल और गैस की, कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन यहाँ पर सरकार की जो गाइडलाइन है क्या वो कही गई है और कहाँ पर आपको बता दें जो स्टॉक है यानी जमाखोरी जहाँ पर हो रही है वहाँ पर किस तरह की जो कार्रवाई है वो की जा रही है। इसके अलावा भी कई और खबरों पर नजर डालेंगे, लेकिन सबसे पहले आइए नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। असम में चाय बागान श्रमिकों के लिए ऐतिहासिक दिन, मिला गृहस्थी भूमि अधिकार। पीएम ने लगभग 28,000 परिवारों को सौंपे डिजिटल भूमि पट्टे। जारी की पीएम किसान योजना की 22वीं किश्त। गुवाहाटी में कुल 19,680 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की सौगात। उत्तर पूर्वी भारत को मिला पहला एक्सेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड 4 लेन हाई स्पीड कॉरिडोर। प्रधानमंत्री ने कोकराझार में किया 4,500 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। कांग्रेस पर लगाया बोडोलैंड क्षेत्र से विश्वासघात करने का आरोप। देश में ईंधन की पर्याप्त आपूर्ति, एलपीजी उत्पादन में 30% की वृद्धि। पेट्रोलियम मंत्रालय ने दी जानकारी, कहा जमाखोरों को बख्शा नहीं जाएगा, पीएनजी अपनाने पर दिया जोर। देश के अलग अलग हिस्सों में जमाखोरों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई। लोकसभा में अनुदान के अनुपूरक मांगों के दूसरे बैच और विनियोग विधेयक पारित। बजट में जीरामजी कानून में राज्यों को 95,000 करोड़ का प्रावधान। हंगामा कर रहे विपक्ष को वित्त मंत्री ने देश हित में साथ आने की दी नसीहत। और आपदा में राज्यों के साथ खड़ी मोदी सरकार, 1,900 करोड़ रुपए से ज्यादा की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता को मंजूरी। अमित शाह की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति की बैठक में लिया गया फैसला। और आइए न्यूज नाइट की अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री के गुवाहाटी के दौरे को लेकर। वहां पर हमने देखा किस तरीके से प्रधानमंत्री ने यहां पर किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किश्त जारी की। पीएम ने चाय बागान श्रमिकों को भूमि पट्टों का वितरण भी किया। साथ ही आपको बता दें प्रधानमंत्री ने 19,680 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। हर टी गार्डन वर्कर कह रहा है, आपको ये बार बीजेपी सरकार। और मेरे लिए तो ये मेरे टी गार्डन के मजदूरों का सम्मान करना मतलब मैं खुद एक कर्ज उतार रहा हूं, क्योंकि आप चाय बागान में काम करते थे। दूर सुदूर गुजरात में मेरे गांव में वो चाय की पत्ती पहुंचती थी और मैं चाय बेच बेच कर यहां तक पहुंच गया। चाय बागान श्रमिकों की भूमि पट्टों का मालिकाना हक मिलने से वे आवास सुरक्षा के दायरे में आ गए हैं। असम के गुवाहाटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाशिए पर खड़े लोगों को सामाजिक और आर्थिक मजबूती तो प्रदान की ही है, साथ ही किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किश्त भी जारी की, जिसमें 9 करोड़ 32 लाख से अधिक किसानों को सीधे फायदा पहुंचा है। पूरे देश में पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हमारे करोड़ों अन्नदाताओं के खातों में भेजी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के गुवाहाटी में 19,680 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं को समर्पित किया। उन्होंने पांडु जेटी को राष्ट्रीय राजमार्ग 27 से जोड़ने वाली अप्रोच रोड का उद्घाटन किया। पीएम ने 3600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनी फुर्टिंग तिनसुकिया रेल लाइन दोहरीकरण परियोजना और विश्वनाथ जिले के विश्वनाथ घाट और जोहर घाट जिले के निमाची के क्रूज टर्मिनल की आधारशिला रखी। इस मौके पर पीएम मोदी ने युद्ध के कारण पैदा हुए संकट को लेकर फैलाई जा रही अफवाह पर भी जमकर घेरा। आज युद्ध से बने संकटों के बीच भी कांग्रेस सिर्फ
अफवाहें फैलाने और अपप्रचार करने में जुटी है। और मैं जरा कांग्रेस के साथियों से कहना चाहता हूं, एक काम करिए, लाल किले पर से 15 अगस्त को पंडित नेहरू जी ने जो भाषण दिए हैं, जरा भाषण सुनिए, आप सुनकर के हैरान हो जाओगे। लाल किले से 15 अगस्त को एक बार कह रहे हैं पंडित जी कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया में लड़ाई चल रही है, इसलिए भारत में महंगाई बढ़ रही है। अब उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया कहां है और यहां पर महंगाई बढ़ने की बात नेहरू जी कह रहे थे। और आज कांग्रेस के लोग देश को गुमराह करने में लगे हैं। वैश्विक संकटों का प्रभाव क्या होता है, यह दुनिया देख रही है। प्रधानमंत्री ने ऑयल इंडिया लिमिटेड की नुमालीगढ़ सिलीगुड़ी उत्पाद पाइपलाइन की क्षमता संवर्धन परियोजना राष्ट्र को समर्पित की। प्रधानमंत्री ने उत्तर पूर्व गैस ग्रिड के पहले चरण का भी उद्घाटन किया। साथ ही प्रमुख रेल विद्युतीकरण परियोजनाओं को भी राष्ट्र को समर्पित किया। पीएम ने दीमा हासो और पश्चिमी कार्बो आंगलोक जिले में स्थित कोपली जल विद्युत परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया। इस मौके पर पीएम ने एकता मॉल का भी उद्घाटन किया। इन योजनाओं से क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास की मजबूती मिलेगी। पीएम मोदी ने असम के विकसित राज्य बनने और एक मॉडल स्टेट के रूप में उभरने की भी संभावना पर भी बल दिया। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ उर्मिलेश की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देखा आपने, न सिर्फ गुवाहाटी बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 दिवसीय असम दौरे के पहले दिन राज्य को हजारों करोड़ की जो विकास परियोजनाओं का उपहार यहां पर दिया और साथ ही पीएम ने कोकराझार में वर्चुअल माध्यम से 4,570 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का भी शिलान्यास किया। पीएम ने 3 नई रेल सेवाओं को इस दौरान हरी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के कोकराझार को 4,570 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उपहार दिया। पीएम खराब मौसम की वजह से कोकराझार नहीं पहुंच सके और कार्यक्रम में गुवाहाटी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। पीएम ने 3 नई रेल सेवाओं को हरी झंडी दिखाई। इनमें कामाख्या चारलापल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस सेवा, गुवाहाटी न्यू जलपाईगुड़ी एक्सप्रेस सेवा और नारंगी अगरतला एक्सप्रेस सेवा शामिल है। नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी सुधार की दिशा में ये बड़ा कदम है। हमने वो मुश्किल समय देखा है जब इन पहाड़ियों में बम बंदूक की ही गूंज सुनाई देती थी, लेकिन आज ये तस्वीर बदल रही है। आज ये पहाड़ियां खाम की थाप और सिफुंग की मधुर धुनों से गूंज रही है। आज बोडोलैंड शांति और विकास की राह पर चल पड़ा है। पीएम ने कांग्रेस पर बोडोलैंड क्षेत्र से विश्वासघात करने का आरोप लगाया। कहा कि दिल्ली में बैठी कांग्रेस सरकारों ने दिखावे के कागजी समझौते किए। पीएम ने कहा कि जब राज्य और केंद्र में भाजपा एनडीए को अवसर मिला तब शांति समृद्धि की दिशा में ठोस कदम उठाए गए। कांग्रेस जहां अपनी स्वार्थी राजनीति के लिए अलग अलग समुदायों में फूट डाल देती थी, वहीं बीजेपी ने स्थायी शांति के लिए काम किया। इसी सोच के साथ बोडो शांति समझौता किया गया। इस समझौते में पहली बार सभी प्रमुख संगठनों और समूहों को एक साथ लाया गया। कांग्रेस को घुसपैठियों का मददगार बताते हुए पीएम ने कहा कि उसने असम में आदिवासियों की कितनी ही जमीनें घुसपैठियों के हवाले कर दी। कांग्रेस की इस नीति ने रोटी, बेटी और माटी तीनों को खतरे में डाल दिया। कांग्रेस ने आदिवासियों की बहुत सारी जमीनों को घुसपैठियों के हवाले कर दिया। मुझे संतोष है कि हेमंता जी के नेतृत्व में घुसपैठियों के कब्जे से जमीन को छुड़ाने का एक बहुत बड़ा अभियान असम में चल रहा है।
यहां भाजपा एनडीए सरकार ने असम के मूल निवासियों को जमीन के कानूनी दस्तावेज भी दिए हैं। पीएम का संदेश साफ था, शांति और समृद्धि की नई इबारत लिख रहा असम विकसित और आत्मनिर्भर भारत की यात्रा में महत्वपूर्ण भागीदार बन रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए विकसित असम को पूरा करने की प्रतिबद्धता जो है वो भी हमें यहाँ पर नजर आई और इसको लेकर हम चर्चा भी करेंगे। विशेष आज क्या रहेगा बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से का बॉस। MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसन हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। इस अभियान का आह्वान, यदि है आपको टीबी के लक्षण तो जल्द जांच से ही होगा सबसे तेज समाधान। टीबी होने पर जल्द जांच से उपचार में आती है तेजी और गंभीर बीमारी का खतरा होता है कम। सुरक्षित होता है आपका परिवार और अन्य करीबी जन। कुछ समूहों में टीबी का खतरा अधिक होता है, जैसे वे लोग जिन्हें पिछले 5 वर्ष में टीबी हुआ हो, 60 वर्ष या उससे अधिक आयु, धूम्रपान और शराब का सेवन करने वाले, कुपोषित, टीबी रोगी के साथ रहते हों, मधुमेह रोगी, HIV से पीड़ित लोग। तो टीबी के लक्षण होने पर अपने नजदीकी सरकारी या निजी अस्पताल या आयुष्मान आरोग्य मंदिर में निशुल्क जांच और उपचार पाएं। आइए हम सब साथ मिलकर देश को टीबी मुक्त बनाएं। टीबी फ्री इंडिया बनाने में सक्रिय भूमिका निभाएं। डाउनलोड करें टीबी आरोग्य साथी ऐप। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ट्रिंग ट्रिंग। हेलो, मैं तुम्हारे पापा के बचपन का दोस्त चतुर चाचा। प्रणाम चाचा जी। उनसे बेटे 5000 लिए थे, अभी तुम्हें ट्रांसफर किया है बेटे, पर गलती से 50 चले गए। पेमेंट मैसेज चेक कर लो बेटे और बाकी 45 मुझे लौटा दो। आपका मैसेज बाद में, पहले अपना बैंक अकाउंट चेक कर लो। अरे मूर्ख ना हूँ मैं। UPI कहता है कोई नकली पेमेंट का मैसेज भेजकर पैसे वापस मांगे तो उसे कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत न्यूज नाइट में। और ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपको बताया किस तरीके से प्रधानमंत्री ने असम दौरे के पहले दिन क्या कुछ खास रहा, क्या कुछ अब विशेष रहा, ये भी बता देते हैं। खासतौर से अगर देखा जाए तो पीएम की प्राथमिकता पूर्वोत्तर नजर आता है। वो इसलिए क्योंकि विकास भी, विरासत भी हमको यहाँ देखने को नजर आती है। लगातार विकास जो है वो तेज रफ्तार बढ़ता नजर आता है, तो उसके साथ साथ खासतौर से जो विरासत है उसको सहेजने का काम भी हम देख पा रहे हैं पिछले 1 दशक में किस तरीके से किया गया है। और इसी को लेकर हमारे साथ चर्चा के लिए बेहद ही खास मेहमान जो हैं वो जुड़ चुके हैं। SN सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं भाजपा के, बहुत बहुत स्वागत आपका। ऋषि शंकर मिश्रा जी जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी स्वागत। और अभिजीत देव हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं असम के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत अभिजीत जी। सबसे पहले SN सिंह साहब आपके पास में आना चाहूँगा। जब हम पूर्वोत्तर की बात करते हैं और न सिर्फ प्राथमिकता भारत का एक अभिन्न हिस्सा, लेकिन अगर देखा जाए पिछले 1 दशक में जिस तरीके से विकास यहाँ नजर आता है, उससे पहले कभी इतनी तेज रफ्तार विकास की नजर नहीं आई।
ऐसा मान लिया जाता था कि शायद ये तो भारत का हिस्सा है ही नहीं। लेकिन नीतियां जो रही हैं पिछले एक दशक में, और ख़ासतौर से उसमें अगर देखा जाए, मंत्रालय की बात की जाए, बजट की बात की जाए, हर तरीके से हमने देखा है कि फोकस, एक प्राथमिकता जो है वो विकास नज़र आता है पूर्वोत्तर भारत के लिए। देखिए, जो पूर्वोत्तर की सरकारें थी वो पूर्वोत्तर को ये मानकर चलती थी कि ये अंतिम है, मतलब ये अंतिम गांव है, अंतिम प्रदेश है, और उसका विकास उस तरह से नहीं करती थी जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में शुरू हुआ। और ये कि कथनी और करनी में कोई भेदभाव नहीं रहा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब 2014 में सरकार और सत्ता में आते हैं तो उन्होंने सभी मंत्रियों की एक जिम्मेदारी दी कि आपको पूर्वोत्तर के राज्यों में रात को रुकना है, वहां की समस्या को समझना है, और फिर आके ग्रुप ऑफ मिनिस्टर जीओएम को हटाकर ग्रुप ऑफ ऑफिसर बनाकर उन्होंने कहा और उन चीजों को दूर करना है। और प्रधानमंत्री जी ने उस पर काम करते हुए कहा कि वो हमारा प्रथम गांव, प्रथम देश का प्रथम बिंदु, और उसको हम प्रथम तरीके से प्रथम बनाने के लिए प्रयास करेंगे जी। बहुत सारी ऐसी सरकारें होती थी जो निकाट पार्लियामेंट में भी बयान देती थी कि अगर हम पूर्वोत्तर का बहुत ज्यादा डेवलपमेंट कर देंगे तो हमारा जो दुश्मन देश है चाइना, उसकी नजर हमारे पे ज्यादा होगी और हमारे लिए खतरा ज्यादा होगा। इस तरह से बहाने करके विकास नहीं करती थी। लेकिन पूर्वोत्तर अलग से मंत्रालय, नॉर्थ ईस्ट अलग से मंत्रालय बनाते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसके लिए धन स्वीकृत किया, और पहले बार उसको जनरल वीके सिंह जो पूर्वोत्तर के क्षेत्र में बहुत ज्यादा दिन तक थे, उनको उसका मंत्री बनाया बहुत लंबे समय तक। और वहां की गतिविधियों से जी बिल्कुल, विकास और विरासत दोनों सहेजने का काम हमने देखा है किस तरीके से किया गया। ऋषि शंकर मिश्रा जी, आप किस तरीके से देखते हैं इसको, क्योंकि ये मांग तो लगातार चलती रही कि हर क्षेत्र में जो विकास है वो हमें देखना चाहिए, लेकिन पूर्वोत्तर भारत की अगर बात की जाए, अलग अलग राज्यों की जब हम बात करते हैं, किस तरीके से आपको वहाँ बड़ा बदलाव नजर आता है? देखिए, अब मेरा ये मानना है कि आसाम में यदि बहुत ही प्रधानमंत्री है या भाजपा के जो मुख्यमंत्री है उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया है, तो प्रधानमंत्री को विगत 4 महीनों में 4 बार जाना पड़ रहा है, बार बार बताना पड़ रहा है। और आप प्रधानमंत्री के तमाम पूरे स्पीच को निकाल के देखिए और उसको डिकोड कीजिए। प्रधानमंत्री ने जनता से जुड़े हुए मुद्दों पे कितनी बातें की है। वो घुसपैठ का मुद्दा बना रहे हैं जी। तो घुसपैठ रोकना किसके हाथों में है? लेकिन बातचीत करनी चाहिए, ये तो बेहतर स्थिति है या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल नहीं। आप देख लीजिए ना, जब कांग्रेस जब शासन में थी तब आसाम का जीडीपी कितना था और अभी आसाम का जीडीपी कितना है, आसाम पे कर्ज कितना है, आसाम में जो जातीय संघर्ष है बिल्कुल। लेकिन इसमें मैं चाहूंगा अगर आप ये भी मेरे को जानकारी दें, जब कांग्रेस सरकार में थी तो वहां से प्रधानमंत्री कितनी बार उन्होंने पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा किया, अगर इसकी भी जानकारी आप दे सकें। नहीं, आप यदि पुराने खबरों को देखें तो मनमोहन सिंह सरकार ने दिल खोलकर आसाम के लिए, उस समय जब यूपीए की सरकार थी, उन्होंने दिल खोलकर राशियां दी है जी आसाम के डेवलपमेंट के लिए। लेकिन बजट तो हमने पिछले 4 वर्षों में देखा है किस तरीके से बढ़ा है। मेरा पिन पॉइंट सवाल एसएन सिंह साहब से है कि घुसपैठ को आप यदि मुद्दा बना रहे हैं तो घुसपैठ रोकना किसकी जिम्मेवारी है? गृह मंत्रालय किसके अधीन है? गृह मंत्री अभी देश के सबसे बड़े जो चाणक्य कह सकते हैं, जो ऋषि शंकर जी की उम्मीद है वो भी बीजेपी और एनडीए से शायद नजर आ रही है। सुन तो लीजिए ना, वो चाह रहे हैं कि एक दशक में सारा बदलाव नजर आ जाए। एसएन सिंह साहब को वहां के मुद्दे नहीं मालूम होंगे। हम आप सुन तो लीजिए, चाय बागान में जो काम करने वाले हमारे मजदूर हैं, उनको क्या न्यूनतम मजदूरी मिलता है? पूछिए ना इनसे। बिल्कुल, लेकिन पहले तो उनको जमीन के दस्तावेज भी नहीं मिले थे ऋषि जी। उन लोगों का सबसे बड़ा मांग है कि उनको एसटी का दर्जा मिले, एसटी का दर्जा मिले, एसटी का दर्जा मिले, शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा मिले। ऋषि जी, लेकिन क्या ये दर्जा अब से 1 दशक पहले दिया गया? क्या सोचा गया इस बारे में? तब भी शायद नहीं सोचा गया। आज तो आप सोच रहे हैं, अच्छी बात है। एसएन सिंह जी क्या कहना चाहेंगे फिलहाल? 10 सेकंड देखिए, आपने सवाल पूछा, आप जवाब दीजिए। ऋषि भाई जवाब दीजिए। निश्चित तौर पे ऐसा तो नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट भारत का हिस्सा नहीं था। ऋषि जी, आप अगर जिम्मेदार हिस्सा नहीं है, जिम्मेदारी से आप बताएंगे कि आपके समय में नॉर्थ ईस्ट का कितना बजट होता था और उसमें 60 से 70% बजट अगर बढ़ाया गया है तो मोदी जी के 2014 से और 19 के ही काल ये तर्क मत दीजिए। तो फिर हम कहेंगे अटल बिहारी केंद्र सरकार की बजट क्या होती थी, मनमोहन सिंह के समय में कितना यहाँ तर्क ही दिया जाएगा ऋषि जी।
क्या आपको सही नहीं लगता कि तर्क अगर दिया जा रहा है तो तथ्य सामने रख रहे हैं वो? पूरे नॉर्थ ईस्ट में 2 एयरपोर्ट थे, आज 9 एयरपोर्ट वहां चल रहे हैं। ये किसके कालखंड में हुआ? ये मोदी जी के कालखंड में बहुत सारी ऐसी चीजें थी। हम उजाला योजना, उज्ज्वला योजना, किसान सम्मान निधि योजना, गरीब कल्याण की योजना और बहुत सारे ऐसे जगहों पे जहां पे पानी नहीं जा सकता था, सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं थी, उन सारी व्यवस्था आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा वो प्रथम गांव है और उसको प्रथम दृष्टिया प्रथम मिलना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं। तीसरी बात, आपने घुसपैठ को कहा, घुसपैठ नहीं, ऑन रिकॉर्ड लोकसभा में कांग्रेस के सरकार में 2012 में ये कहा गया है कि घुसपैठ एक बहुत बड़ा मुद्दा है और नॉर्थ ईस्ट में घुसपैठ बहुत ज्यादा है। घुसपैठ वास्तव में एक मुद्दा है जिसको प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। 5वीं बात आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी 4 बार गए, इसी को बार बार हम लोग कह रहे हैं कि जहां आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी चुनाव के समय में भैया बताने का कार्य मणिपुर में क्या हुआ, लुक ईस्ट की बात तो करते हैं मणिपुर में जी, लेकिन हर चीज को चुनाव से जोड़कर आप क्यों देख रहे हैं? सर 2 सेकंड दीजिएगा, हमें 2 सेकंड दीजिएगा, रिक्वेस्ट है 2 सेकंड। जी आ रहा हूँ, आपके पास भी आ रहा हूँ। 14 कॉरिडोर बनाते हैं, सड़कों का जाल बिछाते हैं, एयर कनेक्टिविटी देते हैं, बिजली की सप्लाई देते हैं और इन्होंने चौथी बात कहा चाय बगान का। जानकारी होनी चाहिए आदरणीय ऋषि मिश्रा जी को। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक पैकेज दिया, बहुत बड़ा पैकेज दिया जो चाय बगान में काम करते हैं और उन्होंने सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से इतना बड़ा फंड वहां के लोगों को दिया कि जो कामकाजी महिलाएं हैं उनको लखपति और करोड़पति दीदी बनाने के लिए जो भारत सरकार ने स्कीम चलाई, इसीलिए चलाई। और बिल्कुल ऐसे सिंह जी, देखिए पहल लगातार की जा रही है और ऐसा नहीं कि सिर्फ जनता देख रही है, ऋषि जी भी उन पहल को देख रहे हैं तभी उनका जिक्र भी कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे ऋषि जी? और देखिए मैं ये कह रहा हूं, ये लुक ईस्ट की बात करते हैं, मणिपुर की हालात किसी से छुपा हुआ नहीं था। प्रधानमंत्री जी, हम तो लक्ष्मी की भी बात करते हैं ऋषि जी। मैं सुन तो लीजिए, मैं लुक ईस्ट की बात कर रहे हैं, पूर्वोत्तर की बात कर रहे हैं। हर एक राज्य हिंदुस्तान का इंपॉर्टेंट हिस्सा है। दूसरी तरफ ये इन्होंने गांव की बात की तो मैं दावे के साथ कहता हूं, एसएन सिंह यूपी से संबंध रखते हैं। बनारस से सांसद है प्रधानमंत्री हर एक सांसद को 2 गांव गोद लेना है जी। प्रधानमंत्री ने जिन 2 गांवों का गोद लिया उसका नाम बता दीजिए। मैं मान देखिए पूर्वोत्तर से आप उत्तर प्रदेश में आ गए हैं, बात जब पूर्वोत्तर की हो रही, कम से कम उस पे तो अपनी बात रखिए। क्या डेवलपमेंट हुआ? अरे सुन तो लीजिए, प्रधानमंत्री ने जिन 2 गांवों को गोद लिया वहां के डेवलपमेंट का आयाम क्या है वो बता दे एसएन सिंह साहब। आपके नजरिए में वहां कोई विकास नहीं हुआ, ये आप कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल नहीं हुआ है। आज भी वहां स्कूल नहीं है जी। पहले तो नाम बताएं, कौन से 2 गांव लिए हैं प्रधानमंत्री गोद बनारस में, ये नाम तो बताएं एसएन सिंह साहब। कभी गए हैं क्या? ये बहुत अच्छी बात आपने कहा ऋषि मिश्रा जी। दरअसल क्या है, हम लोग कांग्रेस की तरह नहीं होते हैं कि कुछ भी बोले। अगर चर्चा नॉर्थ ईस्ट पे हो रही है तो नॉर्थ ईस्ट पे रहते हैं। चूंकि बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी होते हैं, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं, जब उनको सवाल नहीं आता है तो वो कहते हैं कि वो लाइट चला गया, सवाल कठिन था। प्रधानमंत्री जी ने संपूर्ण वाराणसी को, दूसरे को 2 गांव दिया गया था लेकिन संपूर्ण वाराणसी को उस समय भी नाम नहीं लिए, 2 गांव लेना है। संपूर्ण वाराणसी लोकसभा क्षेत्र, गांव नहीं, नाम इनको याद ही नहीं है जी। लेकिन ऋषि जी, क्या गांव तक आपको लगता है विकास सीमित रहना चाहिए, संसदीय क्षेत्र में नहीं आना चाहिए? आप देखिए, आप देश के जाने माने पत्रकार हैं। इन दिनों आप सुन लीजिए, आसाम हो या बिहार हो या उत्तर प्रदेश हो, इन दिनों गैस सिलेंडरों का क्या किल्लत है? देखिए आसाम की किल्लत पर देखिए ऋषि जी, सरकार ने सारी स्थिति साफ की है। मिजोरम के कुछ जगहों क्या पे स्थिति साफ की आप बता दीजिए ना। आज जो है गैस सिलेंडर जो होम डिलीवरी होता था, आज आप गैस एजेंसियों के पास देखिए कितनी लंबी कतारें लगी हुई है। क्या हालात है इन चीजों? ऋषि जी देखिए, पहले तो इस मुद्दे पर हम बहस नहीं कर रहे हैं और जो आप बात कर रहे हैं उसकी भी मैं आपको जानकारी दे दूं, क्योंकि जब पैनिक बाइंग होती है तो लंबी कतार ही होगी। पहले एक जगह से अगर 500 सिलेंडर जाते थे, आज के समय में अगर 1000 जाएंगे तो 500 लोग ज्यादा आपको वहां नजर आ सकते हैं। लेकिन आपूर्ति जो सप्लाई है उसमें किसी तरह की दिक्कत नहीं है। लेकिन बात हम पूर्वोत्तर की कर रहे हैं, मैं चाहूंगा उसके बारे में अगर आप अपनी बात रखना चाहें तो ज्यादा बेहतर होगा। सर हम ये कह रहे हैं, सर हम ये कह रहे हैं, चाहे वो आसाम हो, आसाम में सिलेंडर की दिक्कत नहीं है क्या?
आज प्रधानमंत्री अपने स्पीच में भी कहा है कि जो विपक्ष है पैनिक स्थिति बनाना चाह रहे हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये स्थिति डेवलप क्यों हुई, भारत के प्रधानमंत्री जिम्मेदार। आज जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट का इतना बड़ा सामना करना पड़ रहा है, इतना कमी का सामना करना पड़ रहा है, इसके लिए दोषी कौन है? नहीं बोलने देंगे, ये नहीं बोलने देंगे। ऋषि जी बोलने तो दीजिए उनको। एसएनसी जी ये हमें नहीं बोलने दे रहा है। ऋषि जी, आपकी बुराई है कि आप सवाल पूछते हैं जवाब नहीं देते। मैं कह रहा हूं युद्ध कहां हो रहा है? ईरान में, इराक में और खाड़ी देशों में, अमेरिका में। उसके लिए भारत जिम्मेदार है? नहीं। भारत ने हालात उत्पन्न किया? नहीं। अब जो क्षणिक एक कोई न्यूनतम आप पिछलगुआ बनेंगे, अमेरिका का तो यही हाल होगा ना। अमेरिका का पिछलगुआ बनेंगे। ऋषि जी जो तथ्य हैं वो तो आप देखिए कम से कम। अमेरिका को डिक्टेट करेगा तब बहुत समय। नहीं देखिए, पूर्वोत्तर से आप अमेरिका पहुंच जाते हैं, जहां पर बात करनी चाहिए वहां की आप जानकारी दे नहीं रहे हैं। अपनाते हैं मिश्रा जी, हम दोनों के साथ तटस्थ रहते हैं और यही काम हमने रसिया के साथ भी किया और यूक्रेन के साथ भी किया और दुनिया इस नीति को सराहती है। हम आपकी तरह नहीं है कि एक के साथ खड़े हैं, हम एक के साथ खड़े। हमें भारत का हित देखना है, न कि आपका हित देखना। और आज हमारे विदेश मंत्री जी 2 राउंड की बात किए। आप देख रहे होंगे कल ही मुंबई एयरपोर्ट पे एक तेल वाहक जहाज आई और आज 2 तेल वाहक जहाज आ रही हो। किस लिए आ रही? क्योंकि ये जो भारत की मजबूत विदेशी नीति है, बहुत सारे देशों में तेल का संकट है, फिर भी हमारे विदेश मंत्री जी, हमारे रक्षा मंत्री जी, हमारे गृह मंत्री, हमारे प्रधानमंत्री, कमजोर प्रधानमंत्री ऋषि जी देखिए, बात हम पूर्वोत्तर की कर रहे हैं, लेकिन जो आप बात कर रहे हैं उसके तथ्य एसएन सिंह जी के पास भी हैं, मेरे पास भी है। सरकार जो बात अपनी स्पष्टता के साथ रख रही है वो हम भी लगातार आपको बता रहे हैं, जनता को बता रहे हैं। लेकिन फालतू में इस चीज को हम कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोलना, लोगों को भ्रमित करना, बहलाना, फुसलाना। लेकिन खासतौर से जब पूर्वोत्तर की बात करते हैं शायद वहां भी ये स्थिति हुई, वहां भी लोगों को भ्रम में रखा गया। हालात खराब है, बड़े बड़े होटल बंद हो गए हैं। पटना से दिल्ली तमाम होटल बंद हो गए। बात करती थी, आज आतंकवाद हो, माओवाद है, सबके खात्मा के लिए मुद्दे पे बात कीजिए, जब घुसपैठ पे बात जवाब नहीं देंगे। आसाम में चाय की स्थितियों की बात कीजिए, नहीं बात करेंगे। न्यूनतम मजदूरी पे बात कीजिए, नहीं बात करेंगे। इसके वो एक करके सरेंडर कर गए कि नहीं? आज नॉर्थ ईस्ट में आसाम में इनके हीरो वही हैं। बोलने तो दीजिए, आप खुद ही उनको जब हीरो बता रहे हैं। श्रीमती सोनिया जी ने मना किया था, अभी इन्होंने मणिपुर तब तो को जानकारी नहीं है। मणिपुर में इनकी कालखंड में एक बड़ी घटना होती है, न इनके गृह मंत्री जाते हैं, न इनके कोई भी मंत्री जाते हैं और संसद में एक बयान आ जाता है। हमारे यहाँ तो गृह मंत्री भी जाते हैं, संसद में बयान भी दिया जाता है और उसकी जवाबदेही तय होती है, जिम्मेदारी तय होती है। लेकिन एक सवाल जरूर बनता है कि नॉर्थ ईस्ट 70 साल से वो अंतिम क्यों था, वो प्रथम क्यों नहीं था? जैसे प्रधानमंत्री जी नॉर्थ ईस्ट में जाके सैनिकों के साथ होली दिवाली मनाते हैं, सैनिकों के साथ दशहरा मनाते हैं। नॉर्थ ईस्ट करेंगे, ग्राउंड पे जो काम करना वो करेंगे नहीं। पूरे नॉर्थ ईस्ट बिल्कुल। देखिए ऋषि जी, मुझे लगता है शायद सरकार जहां अलग अलग मंच पर जब भी बात करती है शायद उसको सुना नहीं जाता, और यहाँ भी लगभग यही स्थिति मुझे देखने को मिल रही है। एसएन सिंह जी आपके सवालों के जवाब भी दे रहे हैं, जो बात है, जो तथ्य है वो भी बता रहे हैं, लेकिन शायद आपको वो पसंद नहीं आ रहा, उस वजह से आप उसको सुनना भी नहीं चाहते। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन बात हम कर रहे थे पूर्वोत्तर भारत को लेकर, जहां हम देखते हैं किस तरीके से जो एक बड़ा बदलाव है वो नजर आता है। भले ही विपक्ष उसको माने या ना माने, लेकिन वहां की जो जनता है वो उस बदलाव को देख रही है, उसकी साक्षी बन रही है, क्योंकि उनका जो अनुभव है वो उन्होंने देखा है पिछले 1 दशक में किस तरीके से उनके जो राज्य हैं वहां पर एक बड़ा बदलाव जो है नजर आता है। पक्की सड़कें नजर आती हैं, और ये पक्की सड़कें सिर्फ जो नेशनल हाईवे वहां तक सीमित नहीं है, गांव-गांव तक ये पहुंच रही हैं। जो रेलवे कनेक्टिविटी है वो वहां नजर आती है, जिसके चलते फिर चाहे हम दक्षिण भारत की करें या देश के दूसरे राज्यों की बात की जाए, अब एक जुड़ाव जो है पूर्वोत्तर से यहां नजर आने लगा है। फिलहाल हम यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। सिप सिप जीरा सिप जीरा सिप, एमडीएच का जलजीरा जीरा सिप, जीरा सिप जीरा सिप, प्यास बुझाए ठंडक लाए सबको भाई जीरा सिप, एमडीएच का जलजीरा जीरा सिप। जीरा सिप, असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा।
नितेश श्रीवास्तव जी सिर्फ 35 साल की उम्र में अचानक एक बीमारी से चले गए। उनकी टर्म लाइफ इंश्योरेंस के पैसे बच्चों की पढ़ाई और घर खर्च में काम आ सकते हैं। पॉलिसी बाजार ने क्लेम के वक्त फैमिली का पूरा साथ दिया। पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 700 रुपए महीने से शुरू। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जरा सी हंसी दुलार जरा सा, the taste of India. जरा सी अनबन प्यार जरा सा, the taste of India. यही तो अमूल है स्वाद इंडिया का, यही तो अमूल है the taste of India, taste of India. ट्रिंग ट्रिंग। हेलो, मैं तुम्हारे पापा के बचपन का दोस्त चतुर चाचा। प्रणाम चाचा जी। उनसे बेटे 5,000 लिए थे, अभी अभी तुम्हें ट्रांसफर किया है बेटे, पर गलती से 50 चले गए। पेमेंट मैसेज चेक कर लो बेटे और बाकी 45 मुझे लौटा दो। आपका मैसेज बाद में, पहले अपना बैंक अकाउंट चेक कर लो। अरे मूर्ख ना हूँ मैं। शाबाश। यूपीआई कहता है कोई नकली पेमेंट का मैसेज भेजकर पैसे वापस मांगे तो उसे कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। क्या आपको है आकर्षक बचत विकल्पों की तलाश? LIC प्रस्तुत करता है नवजीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान। एक मुश्त प्रीमियम राशि जमा करें, जीवन बीमा कवर का आनंद उठाएं, परिपक्वता पर गारंटीकृत निश्चित राशि प्राप्त करें, तरलता विकल्प भी उपलब्ध। अभी खरीदें। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक छूट, नियम और शर्तें लागू। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं न्यूज नाइट। आइए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, पश्चिम एशिया में जारी तनाव पर केंद्र सरकार लगातार नजर बनाए हुए है। सरकार ने बताया है कि देश में LPG की पर्याप्त आपूर्ति हो रही है और जो उत्पादन है उसमें भी 30% का इजाफा हुआ है। साथ ही लोगों से अफवाहों से बचने और PNG कनेक्शन को प्राथमिकता देने की बात कही गई है। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। ना सिलेंडर की कमी है, ना तेल का संकट है, बस जरूरी है अफवाहों से दूर रहना। पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष के बाद जो डर भारत में तेल और गैस के नाम पर फैलाया जा रहा है, उस पर सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है। अंतर मंत्रालयी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि आपदा में जमाखोरी का अवसर ढूंढने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सुजाता शर्मा ने कहा कि LPG चिंता का विषय है, फिर भी इस स्थिति के बावजूद हमारे 25,000 वितरकों में से किसी के भी यहाँ स्टॉक खत्म होने की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। बस लोग अफवाहों पर ध्यान न दें। साथ ही लोगों से PNG कनेक्शन लेने की भी अपील की है। ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग पर भी एक्शन लिया जा रहा है। आज भी सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड सेक्रेटरी कंज्यूमर अफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक मीटिंग किया है। PNG डोमेस्टिक सप्लाई और CNG को बिना किसी कट के PNG सप्लाई इंश्योर की जा रही है और इस स्थिति में पैनिक की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रेस वार्ता के दौरान शिपिंग मंत्रालय के राजेश कुमार सिन्हा ने बताया कि होर्मुज जल डमरू मध्य के पश्चिमी हिस्से में भारत के झंडे वाले 24 जहाज हैं, जिन पर कुल 677 भारतीय नाविक सवार हैं। ये संख्या कल के मुकाबले स्थिर बनी हुई है। वहीं होर्मुज जल डमरू मध्य के पूर्वी हिस्से में ओमान की खाड़ी में पहले 4 भारतीय जहाज थे, लेकिन एक तेल टैंकर जग प्रकाश कल वहां से रवाना हो गया है। अब उस क्षेत्र में भारत के झंडे वाले केवल 3 जहाज बच गए हैं, जिन पर 76 भारतीय नाविक सवार हैं। उन्होंने बताया कि सभी नाविकों की वापसी के लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पश्चिम तरफ जो पर्शियन गल्फ है, उसमें 24 इंडियन फ्लैग वेसल्स हैं,
जो कल भी उतने ही थे, आज भी 24 वेसल हैं, उसमें 677 भारतीय नाविक हैं। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के ईस्ट में पूर्वी साइड में जो गल्फ ऑफ ओमान है उसमें 4 वेसल थे कल, एक उसमें से मूव किया है जग प्रकाश जो एक ऑयल टैंकर है। टोटल गल्फ रीजन में करीब 23,000 इंडियन नाविक हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान में सुरक्षा स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की। हमारी जो प्राथमिकता है भारतीय नागरिकों को लेकर, उनकी सुरक्षा को लेकर, उनके हित को लेकर, इसके बारे में उजागर किया। साथ ही साथ उन्होंने जो महत्व है ऊर्जा और सामग्री के पारगमन का, इसके बारे में भी उन्होंने उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने गहरी चिंता जताई जो वहाँ पर उस क्षेत्र में जो सुरक्षा की स्थिति बनी हुई है उस पर। पश्चिम एशिया में संघर्ष का 14वां दिन है और हर बदलते दिन के साथ ये संघर्ष और विकराल होता जा रहा है। लिहाजा भारत सरकार का पूरा ध्यान देश के ऊर्जा क्षेत्र पर है। साथ ही पश्चिम एशिया में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा भी प्राथमिकता है। अखिलेश सुमन, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो सरकार का जो हम कह सकते हैं स्थिति है वो स्पष्ट है सरकार की तरफ से, लेकिन इसके साथ साथ देश में एलपीजी की जो कालाबाजारी की बात की जाए या अवैध जमाखोरी की बात की जाए, उस पर ताबड़तोड़ कार्रवाई जो है वो होती हुई नजर आ रही है हमें। उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार की बात की जाए या बात की जाए छत्तीसगढ़ की, क्योंकि हमने देखा था किस तरीके से केंद्र ने सख्ती दिखाते हुए अलग अलग राज्य सरकारों को ये बात साफ कह दी थी कि अगर इस तरह को कोई मामला आता है तो उस पर सख्त एक्शन होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, और वही सख्ती अब नजर भी आ रही है। एलपीजी सिलेंडर की कालाबाजारी करने वालों पर देश के अलग अलग हिस्सों में ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। झूठी अफवाहों के चलते लोग घबराहट में सिलेंडर बुकिंग कर रहे हैं और जमाखोर सिलेंडर की कालाबाजारी कर मोटा मुनाफा कमाने की जुगत में हैं। लेकिन केंद्र के निर्देश के बाद राज्यों का प्रशासनिक अमला तेजी से कार्रवाई कर रहा है। एलपीजी की कालाबाजारी को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में बड़ी कार्रवाई की गई। उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार और छत्तीसगढ़ तक एलपीजी की कालाबाजारी को लेकर कई राज्यों में छापेमारी हुई, जिसमें सैकड़ों गैस सिलेंडर जब्त किए गए। उत्तर प्रदेश के कानपुर और हापुड़ में भारी संख्या में एलपीजी सिलेंडर, रिफिलिंग उपकरण और इलेक्ट्रॉनिक कांटा बरामद किए गए हैं। कानपुर में 46 सिलेंडर तो हापुड़ में एक निजी घर से कुल 32 गैस सिलेंडर जब्त किए गए। जबकि बिहार के अररिया जिले में मोहम्मद साबिर के घर और गोदाम से लगभग 250 घरेलू गैस सिलेंडर बरामद किए गए। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 126 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए हैं। फिलहाल मामले में आरोपियों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। एलपीजी की उपलब्धता को लेकर राजनीति भी हो रही है और इसी बीच चौंकाने वाला मामला हापुड़ से आया है, जहां समाजवादी पार्टी के नेता रिहान अहमद के घर से कई सिलेंडर बरामद किए गए। रिहान अहमद ने अपने घर में बिना किसी वैध अनुमति के घरेलू सिलेंडर स्टॉक किए थे। छापेमारी के दौरान आरोपी मौके से फरार हो गया। अपने निजी परिसर में 18 भरे हुए सिलेंडर व 14 खाली सिलेंडर रखे हुए थे, जिस पर का संज्ञान मिलते ही इमीडिएट विभाग के द्वारा कार्यवाही की गई और उसके ऊपर प्रथम सूचना दर्ज करा दी गई है। गैस किल्लत की अफवाहों के बीच लखनऊ में एलपीजी गैस की सप्लाई पूरी तरह से सामान्य है। डीडी न्यूज ने गैस वितरण की जमीनी हकीकत को अपने कैमरे में कैद किया। राजधानी लखनऊ में आज सुबह से भी गैस वितरण का सिलसिला जारी है। यहाँ पर घरेलू गैस को लेकर कोई समस्या नहीं है। सभी वितरण केंद्रों पर लोग पहुँच रहे हैं और अपनी गैस ले रहे हैं। इसके अलावा कोलकाता से आई खबर ने एलपीजी गैस सिलेंडर की आपूर्ति को लेकर फैल रही अफवाहों की हवा निकाल दी, जहां सहजता से गैस सिलेंडर की डिलीवरी होती हुई दिखाई दी। अजय झा का जो सिलेंडर है, जो उन्होंने बुक किया था, जो पेमेंट कर दिया था, वही आप घर के भीतर ये रख रहे हैं। ऐसे ही तस्वीरें देश के तमाम हिस्सों से सामने आ रही हैं, जहां एलपीजी की कोई कमी नहीं है। वहीं भाजपा ने विपक्ष पर अफवाह फैलाकर माहौल खराब करने का आरोप लगाया। इनका काम रह गया है भ्रम फैलाना, अर्बन नक्सल की तरह करना। गंभीरता नाम की कोई चीज ही नहीं रह गई। देख रहे हैं कई दिन से यहाँ लोकसभा के गेट पर वो गैस का सिलेंडर लेकर के आप ये धरने पर बैठ रहे हैं। हमें लगता है कि दुर्भाग्य है विपक्ष का। सकारात्मक पहल करना चाहिए, सकारात्मक तरीके से देश के सामने मैसेज जाना चाहिए, लेकिन सकारात्मक नहीं है।
फिलहाल एलपीजी की कमी को लेकर फैली अफवाहों के बीच प्रशासन अलर्ट मोड पर है। सरकार ने भी साफ कर दिया है कि देश में गैस की कमी नहीं है। ऐसे में लोगों से बार बार अपील की गई है कि अफवाहों से बचें, पैनिक ना हो और किसी भी तरह की कालाबाजारी की सूचना प्रशासन को दें। लखनऊ से विकास सिंह, कोलकाता से सौरभ दत्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। देखिए, सच्चाई यही है कि देश में जब एलपीजी की हम बात करें इसकी कमी नज़र नहीं आती, लेकिन इसके साथ साथ चाहे हम दूर दराज इलाकों की बात करें या पहाड़ी क्षेत्र, दुर्गम क्षेत्र जो हैं, हिमाचल प्रदेश की भी वहाँ बात की जाए, वहाँ भी एलपीजी की कोई कमी नहीं है। या राजस्थान की भी हम बात करें, वहाँ भी कोई कमी नज़र नहीं आती, क्योंकि यहाँ पर सरकार का सीधे तौर पर यही कहना है कि हमारे पास जो पर्याप्त मात्रा है, पर्याप्त आपूर्ति लगातार हो रही है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ जो भ्रम की स्थिति है, जो अफवाहें हैं, उनसे हमें बचना होगा। देश भर में एलपीजी गैस की उपलब्धता और आपूर्ति सामान्य बनी हुई है। शहरों में कमी को लेकर अफवाहें फैलाई जा रही हैं, लेकिन हमारी ग्राउंड रिपोर्ट बताती है कि देश के कई ऐसे पहाड़ी और दूरदराज के इलाके हैं जहां स्थिति एकदम सामान्य है। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में लाखों घरेलू गैस उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी गैस सिलेंडर की पर्याप्त उपलब्धता बनी हुई है और आपूर्ति व्यवस्था सामान्य रूप से जारी है। गैस एजेंसियां बिना किसी दिक्कत के रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध करा रही हैं। जिला सिरमौर में हमारे पास 16 गैस एजेंसियां हैं और हमारे पास डोमेस्टिक गैस के 4100 सिलेंडर आज की डेट में मौजूद है। मतलब लोगों को, उपभोक्ताओं को जो डोमेस्टिक गैस सिलेंडर है मिल रहे हैं और ये मिलते रहेंगे। अभी जैसे कि खबरें चली हुई है कि भी गैस की दिक्कतें होगी या पेट्रोल की दिक्कतें होगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी हमारे पास कुनिहार ब्लॉक में 3 गैस के एजेंसियां हैं जिनमें पर्याप्त मात्रा में घरेलू गैस के सिलेंडर उपलब्ध हैं। कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों का कहना है कि उनके राज्य में मौजूदा समय में एलपीजी गैस की कोई किल्लत नहीं है। प्रदेश में किसी प्रकार की अभी जमाखोरी की अफवाहों में नहीं जाना है और ऐसी कोई बात नहीं है। हमें ये दिशा निर्देश दिए कि अभी कोई गैस की किल्लत नहीं है, कोई राशनिंग नहीं है। वहाँ पर हम सख्ती से काम कर रहे हैं और उत्तराखंड में कहीं पर भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। सभी स्थितियों पर पूरी तरह से नज़र बनाए हुए हैं। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि हरियाणा में घरेलू एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य और निर्बाध है। राजस्थान के दूरदराज के इलाकों में एलपीजी गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य बनी हुई है। श्री गंगानगर जिले के सादुल शहर में गैस एजेंसी के बाहर स्थिति सामान्य है। लोगों को बुकिंग के बाद समय पर गैस आसानी से मिल रही है। और जो गैस की सप्लाई है मुख्य रूप से हमारे क्षेत्र में तो जो इंडेन है वो कर रहा है और लगातार जैसे ही हम बुकिंग कर देते हैं तो तीसरे दिन सप्लाई हमारे घर पर पहुंच रही है। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। गैस की आपूर्ति हमारे सादुल शहर में तो सही रूप से चल रही है। सोशल मीडिया पर कुछ अफवाहें चल रही है, लेकिन हमारे इस क्षेत्र के अंदर गैस की कोई समस्या नहीं है। मेरे पास 2 सिलेंडर हैं और तीसरे दिन बुकिंग करने के तीसरे दिन ही मेरे घर पे सिलेंडर आ जाता है। ग्राहकों को सिर्फ बुकिंग करवानी है, उनके मैसेज में जो डीएसी आ रहा है वो दिखा के पर्ची लेनी है और सप्लाई लेनी है। राजस्थान के पाली जिले में गैस सिलेंडर की कोई कमी नहीं है। लोग आसानी से गैस बुक करवा पा रहे हैं। प्रशासन के अनुसार गैस सिलेंडर की नियमित आपूर्ति हो रही है। हनुमानगढ़ और टोंक में भी गैस की किसी तरह की किल्लत नहीं है। पाली जिले में हमारी प्रतिदिन की जो डिमांड रहती है वो करीब 7000 सिलेंडर प्रतिदिन की डिमांड रहती है। उस 7000 सिलेंडर के संदर्भ में हमारे पास वो सिलेंडर्स करीब 1.5 दिन में आपूर्ति हो जाती है। वो पूरी आपूर्ति करने के लिए जितने दिनों का स्टॉक होना चाहिए वो हमारे पास पिछले 9 तारीख से पहले से लगातार है, अभी आगे भी लगातार रहेगा। हमारे गांव में मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे पहले गैस की डिलीवरी आती थी उसी तरह नॉर्मल डिलीवरी उसी तरह आ रही है। गांव में ऐसा कोई माहौल नहीं है अभी गैस की किसी प्रकार की कोई कमी है। केंद्र सरकार द्वारा एलपीजी गैस सिलेंडर की आपूर्ति जो जिस तरह पहले हो रही थी वही सप्लाई अभी मिल रही है। अभी मैंने स्वयं ने भी परसों रोज बुक कराया था और आज मेरे घर सिलेंडर आ गया। असम के कोकराझार क्षेत्र के चिरांग जिले में एलपीजी गैस की पर्याप्त व्यवस्था दिखाई दे रही है। बड़े ट्रकों से गैस सिलेंडर उतारकर छोटे वाहनों के जरिए अलग अलग इलाकों में नियमित रूप से आपूर्ति की जा रही है। जब देश के दूरदराज इलाकों में आसानी से एलपीजी गैस सिलेंडर उपलब्ध हो पा रहे हैं तो शहरों में अफवाह फैलाने का काम हो रहा है।
लोग पैनिक बाइंग यानी घबराहट में खरीदारी कर रहे हैं। सरकार ने साफ किया है कि देश में गैस का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है और पैनिक बाइंग की जरूरत नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देखा आपने, सच्चाई यही है। घबराइए नहीं, पैनिक बाइंग मत कीजिए। जो आपूर्ति है वो हम कह सकते हैं निर्बाध लगातार देश के हर एक शहर में, हर एक राज्य में यहाँ देखने को मिल रही है। फिलहाल बुलेटिन में हम यहाँ रुकने का और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं। हमें पता है चमकी चाट से क्या बना है? सैंडविच, लस्सी और छाछ और हर घूंट में चमकी चाट, ड्राई फ्रूट और दही बड़े। चमकी चाट से स्वाद बढ़े और चाट पपड़ी दही बल्ले। चमकी चाट से बल्ले बल्ले। असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट। एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। माफ कीजिए। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। ट्रिंग ट्रिंग। हेलो, मैं तुम्हारे पापा के बचपन का दोस्त चतुर चाचा। प्रणाम चाचा जी। उनसे बेटे 5,000 लिए थे, अभी अभी तुम्हें ट्रांसफर किया है बेटे, पर गलती से 50 चले गए। पेमेंट मैसेज चेक कर लो बेटे और बाकी 45 मुझे लौटा दो। आपका मैसेज बाद में, पहले अपना बैंक अकाउंट चेक कर लो। अरे मूर्ख ना हूँ मैं। शाबाश। यूपीआई कहता है कोई नकली पेमेंट का मैसेज भेजकर पैसे वापस मांगे तो उसे कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। क्या आपको है आकर्षक बचत विकल्पों की तलाश? LIC प्रस्तुत करता है नवजीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान। एक मुश्त प्रीमियम राशि जमा करें, जीवन बीमा कवर का आनंद उठाएं, परिपक्वता पर गारंटीकृत निश्चित राशि प्राप्त करें, तरलता विकल्प भी उपलब्ध। अभी खरीदें। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक छूट, नियम और शर्तें लागू। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत न्यूज नाइट में। आइए बात कर लेते हैं संसद के बजट सत्र को लेकर, जहां आज लोकसभा में अनुदान की अनुपूरक मांगों के दूसरे बैच 2026 और विनियोग विधेयक 2026 को चर्चा के बाद पारित कर दिया गया। चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बजट 2026 और 27 में राज्यों के लिए जीएसटी कानून के तहत 95,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मंत्री का आवाज सुनने नहीं दे रहे हैं और फार्मर्स के लोकसभा में अनुदान की अनुपूरक मांगों के दूसरे बैच 2026 और विनियोग विधेयक 2026 को चर्चा के बाद पारित कर दिया गया। चर्चा का उत्तर देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि वर्ष 2026-27 के लिए बजट में जी राम जी कानून के तहत राज्यों को 95,000 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। मनरेगा से महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, जी राम जी बिल जब हम लेके आए थे उस समय 95,000 करोड़ का प्रावधान किया। वो बीई में है, 1 अप्रैल से लागू होगा। बजट इधर फाइनेंस बिल वगैरह पास होने के बाद 1 अप्रैल से हर राज्य को जी राम जी बिल के तहत 95,000 करोड़ का प्रावधान है।
वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार वैश्विक संकटों के लिए इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड बनाने की योजना बना रही है। सरकार की नजर साल 2025-26 के फिस्कल डेफिसिट लक्ष्य पर टिकी रहेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि फर्टिलाइजर सब्सिडी में कोई कमी नहीं की जाएगी। किसानों के लिए फर्टिलाइजर सब्सिडी कोई कमी नहीं होगा। पूरे के पूरे किसान के लिए प्रावधान है इस सप्लीमेंट्री डिमांड में। 19,230 करोड़ फर्टिलाइजर सब्सिडी एडिशनल रिक्वायरमेंट के लिए जो प्रावधान किया वो दे रहे, मगर उससे ऊपर एडिशनल भी दे रहे। लोकसभा में उभयलिंगी व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण संशोधन बिल 2026 पेश किया गया। उधर राज्यसभा में प्रश्नकाल में रेल मंत्री ने एक सवाल के उत्तर में बताया कि देश भर में 80% रेल ट्रैक का अपग्रेडेशन कर दिया गया है। रेल मंत्री ने केरल में चल रही रेल परियोजनाओं को लेकर पूछे गए सवाल का उत्तर दिया। By now, we have been able to upgrade about 80% of our tracks. Track upgradation is a very major program that we have taken in the last decade. In parallel, we have taken up bullet train projects. 7 new projects have been announced, and Chennai is getting 2 projects. One is Chennai to Hyderabad, second is Chennai to Bengaluru. दोपहर बाद विपक्ष के हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई, जबकि राज्यसभा में निजी विधेयकों पर चर्चा की गई। अनुज यादव, कुमार आलोक, शैलेंद्र मिश्र के साथ राजेश राज, टीडी न्यूज, दिल्ली। और इसके साथ ही केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बताया कि खरीफ की फसल के लिए सरकार के पास पर्याप्त उर्वरक स्टॉक उपलब्ध है। वित्त मंत्री ने बताया कि यूरिया के घरेलू उत्पादन में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। That the current fertilizer stocks for April 2026 stand at 163 lakh metric tons compared to 128.54 lakh metric tons. 26% higher दे रहे हैं इस बार fertilizer subsidy. This has been possible only because of the foresightness of the government. In addition, the additional allocation which is being given in the second supplementary demand for fertilizers is to ensure that the Rabi अभी तुरंत आने वाले खरीफ है उसके लिए खरीफ के लिए हमारे पास पूरा स्टॉक है फर्टिलाइजर का। तो उर्वरक यानी फर्टिलाइजर का पूरा स्टॉक है। सरकार ने ये जानकारी सरकार की तरफ से फिलहाल साझा की गई। और यहाँ हम रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। सिप सिप जीरा सिप जीरा सिप MDS का जल जीरा जीरा सिप जीरा सिप जीरा सिप प्यास बुझाए ठंडक लाए सबको भाए जीरा सिप MDS का जल जीरा जीरा सिप जीरा सिप असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MDH पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। ट्रिंग ट्रिंग। हेलो, मैं तुम्हारे पापा के बचपन का दोस्त चतुर चाचा। प्रणाम चाचा जी। उनसे बेटे 5,000 लिए थे, अभी अभी तुम्हें ट्रांसफर किया है बेटे, पर गलती से 50 चले गए। पेमेंट मैसेज चेक कर लो बेटे और बाकी 45 मुझे लौटा दो। आपका मैसेज बाद में, पहले अपना बैंक अकाउंट चेक कर लो। अरे मूर्ख ना हूँ मैं। शाबाश। यूपीआई कहता है कोई नकली पेमेंट का मैसेज भेजकर पैसे वापस मांगे तो उसे कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद है। हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील।
QR कोड स्कैन करो, 5000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया। UPI पिन एंटरिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। नितेश श्रीवास्तव जी सिर्फ 35 साल की उम्र में अचानक एक बीमारी से चले गए। उनकी टर्म लाइफ इंश्योरेंस के पैसे बच्चों की पढ़ाई और घर खर्च में काम आ सकते हैं। पॉलिसी बाजार ने क्लेम के वक्त फैमिली का पूरा साथ दिया। पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 700 रुपए महीने से शुरू। आप देख रहे हैं न्यूज़ नाइट और आपको बता दें, भारत का रत्न और आभूषण निर्यात लगातार तेजी से बढ़ रहा है, जो वैश्विक मांग और नीतिगत समर्थन से प्रेरित है। भारत सरकार द्वारा रत्न और आभूषण क्षेत्र के सभी हितधारकों के साथ मिलकर निर्यात को बढ़ावा देने, चुनौतियों की पहचान करने और जरूरी उपायों के माध्यम से उनका समाधान करने के साथ ही नए बाजारों की खोज का परिणाम ही है भारत लगातार रत्न और आभूषण के निर्यात में नए कीर्तिमान गढ़ रहा है। आप इस पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट और मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। तमाम वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत रत्न और आभूषण के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर एक प्रमुख निर्यातक बना हुआ है, जिसके रत्न और आभूषणों की मांग पूरी दुनिया में है। भारत दुनिया का 8वां सबसे बड़ा रत्न और आभूषण निर्यातक देश है, जो 90% से अधिक कटे और पॉलिश किए गए हीरों का प्रसंस्करण करता है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में रत्न और आभूषण का योगदान 7% है और ये उद्योग देश में 50 लाख से अधिक कुशल और अर्धकुशल श्रमिकों को रोजगार प्रदान करता है। ये क्षेत्र भारत के कुल निर्यात में करीब 15% का योगदान देता है। निर्यात की बात करें तो रत्न और आभूषण के निर्यात में 28.95% की वृद्धि हुई है। ये जुलाई 2024 में 1.85 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़कर जुलाई 2025 में 2.39 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया। वहीं नवंबर 2025 में रत्न और आभूषणों के निर्यात में 27.8% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। दरअसल भारतीय आभूषण अपनी कारीगरी, डिजाइन और सांस्कृतिक समृद्धि के लिए जाने और सराहे जाते हैं। भारत मुख्य रूप से कटे और पॉलिश किए हुए हीरे, प्रयोगशाला में निर्मित कृत्रिम हीरे, रंगीन रत्न, कृत्रिम पत्थर, सादे और जड़े हुए सोने के आभूषण, चांदी और प्लेटिनम के आभूषण, नकली आभूषण और सोने, चांदी और अन्य धातुओं से बनी वस्तुओं का निर्यात करता है। भारत रत्न और आभूषण उद्योग के क्षेत्र में एक वैश्विक महाशक्ति है, जिसकी वैश्विक आभूषण खपत में 29% हिस्सेदारी है। भारत कटे और पॉलिश किए गए हीरों का 75% निर्यात करता है। साथ ही यह विश्व के शीर्ष स्वर्ण आभूषण निर्यातकों में शुमार है। भारत मुख्य रूप से अमेरिका, UAE, हांगकांग, बेल्जियम, यूके, सिंगापुर, थाईलैंड, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया को रत्न और आभूषण निर्यात करता है। भारत सरकार ने रत्न और आभूषण क्षेत्र को निर्यात के लिए एक प्रमुख फोकस क्षेत्र घोषित किया है। सरकार ने 2030 तक $75 बिलियन का निर्यात लक्ष्य रखा है, जिसे 2047 तक $100 बिलियन करने की योजना है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। न्यूज़ नाइट के प्रायोजक थे LIC। हर